बासिल एपिसोड 19। ओह मुझे पता नहीं चला आप कब आए। जजीरा होकर फौरन तिलावत को बंद किया, सोफे पर रखे पाँव नीचे उतारे। आइंदा से इस सब के लिए ईयरफोन इस्तेमाल किया करे। वो पैरों में स्लीपर पहन रही थी जब दुरान का चुपते से लहजे में कहा गया जुमला सुनाई दिया। इसने चेहरा उठाया तो वो ऐसे लाल हुआ खड़ा था जैसे इसने बिना ईयरफोन तिलावत सुनने का बहुत बड़ा गुनाह सर अंजाम दे दिया हो। क्यों, क्या आपके कमरे की दीवारों को भी कुरान पाक की तिलावत नापसंद है? बदजास्ता जवाब था जो बिना सोचे समझे वो अचानक दे गई। पता नहीं क्यों मगर इसका इस छोटी सी बात पर बिला वजह इतना गुस्सा दिखाना इसे बुरी तरह खुल गया। इसके तो फरिश्तों को भी इल्म नहीं था कि वह जल्दी आ जाएगा, वरना तो वो इसके आने तक अपनी मशक मुकम्मल कर लेती थी। इस वक्त कमरे में मेरे अलावा और कोई नहीं था और मुझे नहीं लगता ऐसे में भी मुझे ईयरफोन लगाने की जरूरत है। तड़ाक से अगला जुमला कहा। वो जो इसके जवाब पर जब्त किए आगे बढ़ने वाला था एकदम से रुका। वो अब सोफे पर से उठ चुकी थी, बड़े रौब से दुरान की तरफ देख रही थी। फराह का सुर्ख रंग गालों पर डाल रहा था या शायद वो गुस्से से लाल हो रही थी। क्या ये कमरा आपका है? दुरान ने तेजी चढ़ाए गुस्से से पूछा। इसका एतमाद इसे अंदर से झंझोड़ कर रख देता था। नहीं ना, तो चाहे मैं इस कमरे में मौजूद हूँ या ना हूँ, मेरे कमरे में कैसे रहना है ये मैं डिसाइड करूंगा, आप नहीं, समझी? चेहरे को इसके चेहरे के करीब करते हुए गुस्से में चीखा। जवेरिया ने हैरत से इसकी तरफ देखा। वो कैसा मुसलमान था जिसे कुरान की तिलावत तक से उलझन थी। दिल इसके चीखने पर एक पल के लिए लर्जा, लेकिन अगले ही लम्हे गहरी सांस लेते वो इसकी आंखों में आंखें डाल चुकी थी। नहीं नहीं समझी, मगर आपको अच्छे तरीके से समझा देना चाहती हूँ। उफ उफ। पल्ला का एतमाद दौरान पर तड़ी लगाती, धौंस जमाती वो दुनिया की पहली लड़की थी। वो इसे समझाने जा रही थी, वो जो सबकी समझ को समझ आता है। मैं यहाँ आपकी मदद के लिए ठहरी हुई हूँ, जिसमें 1% भी मेरी खुद की मर्जी शामिल नहीं है। उसके लहजे में बोलती वो दुरान को हैरत में डाल रही थी। सुर्ख पड़ते गाल, बड़ी खुली गुस्से में भरी स्याह पुतलियों वाली आंखें, उठती नाक, सांवली रंगत, शफाफ चेहरा, घुंघरियाली लटें। वो इस लम्हे इस पर चीखने से बुरी क्यों नहीं लग रही थी? मैंने आपको उस दिन भी कहा था, मुझे आपसे सिर्फ इतनी की मदद चाहिए कि आप मुझे इस होटल से बाहर निकाल दें। हातम ताई बनने का भूत आपके सर पर सवार हुआ था। बड़े रौब से वो इसकी आंखों में आंखें डाले चीख रही थी। इसकी जगह कोई और लड़की होती, इतनी अकड़ पर अब तक इससे थप्पड़ खा चुकी होती, मगर इसके लिए दिल थप्पड़ मारने का तसव्वुर भी नहीं कर रहा था। ओह एक मिनट, मैं ये कैसे भूल गई कि आप हातम ताई नहीं बने थे, बल्कि मेरी इस मदद के पीछे आपका अपना भी मफाद छुपा था। देख चुकी हूँ मैं वो वायरल वीडियो और लोगों के कमेंट्स। चेहरे की लटों को एक हाथ से पीछे करके वो लब भैंचे जोर जोर से सर को हिला रही थी। सीने पर हाथ बांधे अपनी तरफ से वो दुरान को खूब सुना रही थी, जबकि वो अपने ही अंदर बढ़ती उलझन से उलझा खड़ा था। रही बात ये कि मुझे यहाँ इस कमरे में कैसे रहना है, तो सुन लें, आज से जितना आपका इस कमरे पर हक है इतना मेरा भी है। मैं जितने दिन भी इस कमरे में रहूंगी, चाहे झूठी बीवी की हैसियत से रहूं, मेरा जैसा दिल चाहेगा मैं यहाँ रहूंगी, जैसा दिल करेगा वो करूंगी। अगर ये सब बर्दाश्त नहीं तो मुझे निकाल सकते हैं आप। कंधे उचकाए बड़े इत्तेमाद से अपनी बात मुकम्मल की। दौरान ताहूस खामोश खड़ा था, इसकी बड़ी बड़ी आंखों में मौजूद बेखौफी को देखता हुआ। वो शायद अब जवाब की मुंतजिर थी, इसलिए चुप हो गई थी। दुरान ने एक भरपूर निगाह इस पर डाली और फिर सराय से इसके पास से गुजरता ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। कोट को हैंग स्टैंड पर लटकाए वो अजीब बेचैनी से पेशानी सहला रहा था। मैं हातम ताई कब बना था? मैं चाहता तो इस लम्हे थप्पड़ मार कर कमरे से निकाल बाहर करता, कोई मदद ना करता इसकी। जोर से वॉशरूम का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। मैं इसकी सारी बकवास सुनकर चला क्यों आया? मुझे जवाब देना चाहिए था इसे। नल खोला, छपक छपक पानी के छींटे चेहरे पर उछाले। पानी की बूंदें जहाँ बजा चेहरे पर चमकने लगी। चेहरा ऊपर उठाया, सामने लगे बड़े से आईने में इसका खूबरू चेहरा जलवागर था। वो इतना हसीन तो था कि कोई भी लड़की इसकी आंखों में झांकती लम्हे भर को तो गड़बड़ा जाती, और अब तो खैर से इसकी शख्सियत के साथ जुड़ी इसकी शोहरत चार चांद लगा देती थी। लड़कियां इसकी आंखें एक जनच पर आहें भरने लगती थी। इसके पास सिनफे नाजुक के नखरे देखने की फुर्सत ही कहाँ थी। वो तो खुद नखरीला था कि इसकी अकड़ और करिश्मा पर्दाजी के पूरी दुनिया में चर्चे थे। ये वो पहली लड़की थी जो दुरान मल्लिक की अकड़ पर अकड़ से वार करती, इसे हैरान करती थी। वो इसकी सोच को परखने लगता तो वो इससे पहले ही इसकी आंखों को जांच रही होती। वो उलझ जाता, बोलती बंद होने लगती। सामने खड़ी बड़ी सी बड़ी शख्सियत के जहन से खेल खेलने वाला एक मामूली सी लड़की के सामने चुप साध लेता था, इसकी बात मुकम्मल सुन लेता था। ये उलझन अब 5वें दिन में भी अजीब परेशानी बनती जा रही थी। वक्त आ गया था कि इससे छुटकारे के बारे में कुछ सोचना शुरू किया जाए। टॉवल से चेहरा रगड़ता वो अपनी हालत और उलझन को बहुत हद तक ठीक करके जब वापस कमरे में आया, तो मोहतरमा आज इसकी जगह यानी सोफे पर विराजमान थी और बड़े इन्माक से किताब पढ़ रही थी। कंधों पर स्याह शाल का इजाफा हो चुका था। दौरान से गुस्से से घूरा, मगर इस पर तो जैसे कोई असर नहीं था।
रही बात ये कि मुझे यहाँ इस कमरे में कैसे रहना है तो सुन ले, आज से जितना आपका इस कमरे पर हक है इतना मेरा भी है। मैं जितने दिन भी इस कमरे में रहूंगी, चाहे झूठी बीवी की हैसियत से रहूं, मेरा जैसा दिल चाहेगा मैं यहाँ रहूंगी, जैसा दिल करेगा वो करूंगी। अगर ये सब बर्दाश्त नहीं तो मुझे निकाल सकते हैं आप। कुछ देर पहले के कहे गए इसके अल्फाज की बारिश जहन में गूंजी। मेज पर रखा रिमोट उठाकर वो बेड पर आ गया। चैनल आगे पीछे बदलते बदलते एक झटके से वो रिमोट को बेड पर पटक कर उठा और लंबे लंबे दाग भरता इसके सर पर आ खड़ा हुआ। मैं शिंगाई में हाथन ताई अपने मफाद के लिए नहीं बना था। मैं अगर चाहता तो इसी लम्हे तुम्हें बाजू से पकड़ता और कमरे से बाहर भेज देता। जवेरिया ने किताब पर झुका सर ऊपर उठाया तो जनाब आधे घंटे बाद जवाब देने आ ही गए। ठीक है, मैं मानती हूँ आपने मेरी मदद की, बल्कि मुझे जिंदगी दी, लेकिन अब किस बात की सजा दे रहे हैं आप मुझे? बुआओं को इकट्ठा किया वो इससे सवाल कर रही थी। सजा? वो क्या सजा दे रहा था इसको? भयानक खाई से बचाकर यहाँ लाया था, हर आसाइश दे रहा था, इसकी हिफाजत की खातिर अपना करियर क्या अपनी जान तक दांव पर लगा कर खड़ा था। ये सजा लगती है आपको? तेवरी चढ़ाए हैरत से पूछा। आपका रवैया सजा लगता है मुझे, पुरसुकून लहजे में जवाब दिया। मेरा रवैया सबके साथ ऐसा ही है। मैं सब नहीं हूँ, सब आपके इतने करीब आपके कमरे में नहीं रहते। माना कि मजबूरी है हम दोनों की, लेकिन आपका रवैया मुझे घुटन में मुब्तला करता है। जैसे आप कमरे में आते हैं मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे गले में तोक डाल दिया गया हो कि बोलना मत, मेरी आंखों पर पत्थर रख दिया हो कि देखना मत, नमाज नहीं पढ़ सकती, कुरान नहीं सुन सकती, सोफे पर नहीं बैठ सकती। ताबड़तोड़ एक ही सांस में बोलती वो इसके सारे गुनाह गिनवा गई। गहरी सांस लेकर रुकी, दुरान की आंखों में देखा, सारी अकड़ और गरूर को वो एक झटके में जमीन बोस किए खड़ी थी। इसे दुरान की मौजूदगी से उलझन होती थी। लड़की इसकी किसी छुई हुई चीज को छूने के लिए तरसती थी, और ये वो वाहिद लड़की थी जिसके लिए वो घुटन था। बस अब और नहीं। जैसे मैं सारी रात इस पूरी दीवार में न सिर्फ इस सिनेमा स्क्रीन की जलती बुझती रोशनियों को बर्दाश्त करती हूँ, आप भी सब बर्दाश्त करें। एक निगाह टीवी स्क्रीन पर डालकर गुस्से में कहती वो आगे बढ़ी, बेड पर से रिमोट उठाया, टीवी बंद किया और इसकी तरफ मुड़ी। मुझे कमरे में नमाज पढ़नी है, इसके बाद टीवी चलेगा। बड़े रौब से कहा, रिमोट दुरान के हाथ पर रखा और खुद बड़े इत्तेमाद से आगे बढ़कर जाने मास को कमरे के सफेद फर्श पर बिछाकर खड़ी हो गई। वो हैरत में डूबा इसको देख रहा था, और वो इसकी हर बात ना सिर्फ सुन रहा था बल्कि मान भी रहा था। वो इसके कमरे में इसके सारे असूल तोड़ते बड़े रौब से सजदे में थी। वो इसको हैरान करती इसके दिल के दरवाजे पर रखे पत्थर में दरार बन रही थी। सूरज की किरणें खिड़की की सलाखों से छन कर कमरे में दाखिल पलंग पर सलाखों का अक्स बना रही थी। इस छोटे से कमरे में एक पलंग के सिवा और कुछ नहीं था। मतवाज़न रफ्तार में चलते पंखे की आवाज मुसलसल इसके असाब के तनाव को बढ़ा रही थी। पलंग पर चादर सलीके से बिछी थी, और वो पलंग की पायंत्री के साथ साथ टिकाई नीचे स्याह सीमेंट के बने टूटे फूटे फर्श पर बैठी थी। जर्द और सब्ज रंग के प्रिंटेड जोड़े का मिलजुलापन, सर्द चेहरा, आंखों के नीचे पड़ते गहरे हल्के बड़ी जर खुश्क होंठ, ढीली पौनी से जा बजा निकले बिखरे बाल। वो सदियों की बीमार लग रही थी। जॉन को उस दिन फिर से दिल की तकलीफ हुई थी। इसे आज 15 दिन बाद अस्पताल से घर लाया गया था। इसे भी इस कमरे में बंद 15 दिन हो चुके थे। जूवर ने और घर वालों ने इसे इस कमरे में बंद कर रखा था। इनको लगता था वो घर से भाग जाएगी। आमना के डर से इन लोगों ने 2 दिन में घर भी तब्दील कर लिया था। इसका मोबाइल छीन लिया गया था। सबको लगता था वो किसी लड़के से शादी करने की खातिर मुसलमान हुई है और बहुत जल्द भाग जाएगी। 15 दिन वो अपनों में ही इस कैद में थी। कोई सीधे मुझसे बात नहीं करता था। मरियम की इससे इन 15 दिनों में सूरत तक नहीं देखी थी। सुनैना या मेरी खिड़की की सलाखों से खाना और पानी रख जाती थी। वो सबको समझा समझा कर थक चुकी थी कि वो कहीं नहीं जाएगी, लेकिन कोई इसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। खिड़की के बाहर किसी के कदमों की छाप सुनाई देने पर वो हमेशा की तरह भागकर खिड़की के करीब आई। बाहर सुनैना थी। सुनैना सुनो, अब्बा कहते हैं दरवाजा खोलो। सुनैना इसकी आवाज पर साकिन हुई। वो शायद किचन में जा रही थी। वो रुख मोड़े इसकी तरफ पीठ किए खड़ी थी। देखो, मुझे मिलना है इनसे। मैं तुम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मेरे यकीन करो। मेरा कोई नहीं है तुम लोगों के सिवा, और मैंने मुसलमान होने के बाद एक दिन के लिए भी तुम लोगों को छोड़ने के बारे में नहीं सोचा। खिड़की की सलाखों में उंगलियां फंसाए वो रुंदाई आवाज में अपनी सफाई दे रही थी। सुनैना एक झटके से पलटी, चेहरा सपाट था, आंखों में बेपनाह नफरत थी। झूठ मत बोलो जुई, बाकी सबको तुम बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। मैं जानती हूँ तुमने इस्लाम इस बेंच वाले लड़के के लिए कबूल किया है। सुनैना के तल्ख लहजे में भी नफरत के सिवा कुछ नहीं था। सुनैना, हाँ तुम सच कह रही हो, मगर मैं इसके साथ शादी नहीं कर रही हूँ। मुझे तो मालूम भी नहीं वो कौन था और अब कहाँ है। मैं तो सारी जिंदगी अब्बा अम्मा और तुम लोगों के साथ रहूंगी, किसी को नहीं पता चलेगा कि मैं मुसलमान हूँ। कांटे चुभते खुश्क गले में थूक निगलते हुए
तेजी से इसने अपनी वजाहत दे रही थी। बस करो जूही, जैसा कि अब नहीं पता चला जुवैद को, और तुम क्या हमारे साथ रहोगी, क्या शादी नहीं करोगी? सुनैना ने खुवत से पूछा। नहीं, मैं शादी नहीं करूंगी, मैं ऐसे ही रहूंगी, पुरसुकून लहजे में जवाब दिया। मोहब्बत से इसके चेहरे की तरफ देखा। हाँ, ये सच था, वो आज भी इन सब से इतनी ही मोहब्बत करती थी। लेकिन अब्बा तुम्हें ऐसे नहीं रहने देंगे। मतलब? सुनैना की बात पर चौंक कर सर उठाया। सुनैना ने पल भर को निगाहें चुराई। वो तुम्हारी शादी कर रहे हैं, बात तय हो चुकी है। लहजे की सख्ती अब की बार हद बेदर्जा कम थी। सुनैना की बात पर जैसे इसकी सांस अटकी। नहीं अब्बा, ऐसे कैसे? खोलो दरवाजा सुनैना, मैं इनको समझाती हूँ, तड़प कर कहा। क्या समझाओगी तुम? कोई नहीं समझेगा। तुमने हम सबका मान तोड़ दिया जूही, तुम हमारा मान थी। सुनैना की आंखों में चमकते आंसू इसके दिल पर गिर रहे थे। सुनैना देखो, जैसा तुम लोग समझ रहे हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अब भी तुम लोगों को ही मान हूँ। अब्बा ने कहाँ रिश्ता किया है मेरा? तबस्सुम में तेज तेज बोलते हुए सवाल किया। जहाँ हिना की शादी हुई है, इस लड़के का दोस्त है, चाइना से आया है। हिना के अब्बा ने इन लोगों से मिलवाया है। सुनैना ने गाल पर बहते आंसू उंगली की पोरों से हटाते हुए बताया। सलाखों पर मौजूद इसके हाथों की गिरफ्त एकदम से पड़ी। सुनैना, मुझे शादी नहीं करनी है, अब्बा से बात करनी है। वो क्रिश्चियन होगा, मेरी शादी नहीं हो सकती इससे। दस्तगीर बेगम ने हाथ हवा में उठाए जैसे ऐलान किया था। वो लॉन्च में लगे पलंग पर विराजमान थी और बाकी सब सोफों और कुर्सियों पर बैठे थे। दुरान का बदलता रवैया सबको जहां तकलीफ दे रहा था, वहां यही डर भी लाहक हो गया था कि दुरान सरबीना से शादी भी नहीं करेगा। अम्मा, वो भी बमुश्किल 21 का हुआ है। बड़ी मुश्किल से तो मैंने इसको शादिया को जायदाद ना देने पर राजी किया है। अब आप एक नया प्रेशर इसके सर पर थोप दे। असफर ने तेवरी चढ़ाए दस्तगीर बेगम की तरफ देखा। रूबी सोफे की पुश्त छोड़े तीर की तरह आगे हुई। क्यों ना थोपूं? देखा नहीं शाहजा कितनी चालाकी से राना को यहाँ कराची में दुरान की यूनिवर्सिटी में दाखिल करवा चुकी है। फाइका बता रही थी, अच्छा मिलना जुलना है दोनों का, आए दिन कैंटीन में बैठे होते हैं। रूबी आंखें घुमाते अपने अगले डर से आगाह कर रही थी। असमा ने नखुवत से नाक चढ़ाई। बस फिर भाभी, दुरान को हाथों से जाता समझो, क्योंकि रानिया अपनी माँ की दूसरी कापी है। सोने ने झुका सर ऊपर उठाया। यावा के बाद वो अपनी उम्र से भी ज्यादा उम्र रसीदार लगने लगी। वो ले उड़ेगी इसे, और मेरी ये 3 बच्ची यूं ही माला जपती रह जाएगी दुरान की। सोनिया के पीछे से लहजे में कहेगी जुमले पर रूबी ने रंज से अपनी बहन की तरफ देखा। अम्मा भी, सारा कसूर आपका है। आपने मेरी बेटी के कच्चे जहन में दुरान के लिए ऐसे ख्यालात डाल दिए। लॉन की गहमा गहमी से कुछ दूर दुरान के कमरे में वो गहरे नीले रंग की मुलायम सी मैक्सी में हर तरह के श्रृंगार से लैस ड्रेसिंग मेज के सामने खड़ी थी। बाल जेल करके पीछे बांधे गए थे। कानों में चमकते हीरे के छोटे से बुंदे और नगीने वाला नेकलेस गर्दन में चमक कर इसके हुस्न को दुबाला कर रहा था। रोजीन हाथ बांधे इसके बिल्कुल पीछे खड़ी पुरशौक निगाहों से देखते हुए मुस्कुरा रही थी। इसका श्रृंगार करने वाली लड़की अब सामान समेट रही थी। रोजीन, मुझे स्कार्फ लेना है। खुद पर जांची निगाह डाले वो अब रोजीन की तरफ देख रही थी। मैक्सी बहुत हसीन थी, लेकिन इसे स्कार्फ के बिना खालीपन महसूस हो रहा था। मैम, आप हैरान कुन हद तक हसीन लग रही हैं, स्कार्फ लेने की क्या जरूरत है? वैसे भी दुरान सर ने इस ड्रेस के साथ कोई स्कार्फ नहीं तैयार करवाया, वो नाराज होंगे। रोजीन के जवाब पर वो मुस्कुरा कर पलटी। गहरी नीली मैक्सी में हल्की गंदमी रंगत के चेहरे पर सलीके से किए मेकअप में और चमकती स्याह आंखों के साथ मुस्कुराती हुए मुनफरिद दांत पुरकशिश लग रही थी। रोजीन, तुम्हारे पास का नाम हिटलर होना चाहिए था। खैर, परेशान ना हो, कुछ नहीं कहेंगे। मुस्कुराहट को मजीद गहरा किया। रोजीन पूरी बत्तीसी निकाले हंसती। जवेरिया इंग्लिश अटक कर बोलती थी, लेकिन रोजीन आसानी से बात समझ जाती थी। वो बहुत अच्छे हैं, बस गुस्से के तेज हैं। हाथ बांधे रोजीन ने शरारत से नाक भींच कर दुरान की तारीफ की। वो मुस्कुराहट को मजीद गहरा किए आगे बढ़ी। मैक्सी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन कंधों पर स्कार्फ या दुपट्टा ना होना खालीपन महसूस करवा रहा था। ड्रेसिंग रूम में मौजूद अलमारी खोले इसने एक भरपूर निगाह एक कतार में लटके मलबूसात पर डाली। अच्छा, फिर ये शाल फर वाली, मेरे ख्याल से ये तो बेहतर रहेगी। इसे कंधों पर डाल लेती हूँ। अगर हिटलर तुम पर नाराज हुआ तो कह देना, मुझे सर्दी लग रही थी। सुर्ख रंग की गर्म शाल थी जो इसने अलमारी से बाहर निकाले और रोजीन की तरफ पलटी। जानती थी इसकी तैयारी की जिम्मेदारी दुरान ने रोजीन के सर पर डाली थी, और किसी भी बात पर पूछगछ भी इससे ही की जाएगी। जी, ये अच्छी लगेगी। पीछे से शाल को कंधों पर घुमाकर वो बाजू पर दुरुस्त करते हुए रोजीन की बात पर मुस्कुराई। गहरी नीली मैक्सी पर ये जदीद तरह की सुर्ख शाल जहाँ इसके कंधों को ढांप रही थी, वहां इसके श्रृंगार का हिस्सा ही लग रही थी। अब शाल को दोनों अतराफ में बाजू में डाले सवालिया निगाहों से रोजीन की तरफ देखा। बहुत अच्छी लग रही है। रोजीन ने सताश से चमकती निगाहों को ऊपर से नीचे इसके सरापे पर डालते हुए जवाब दिया। तो जवेरिया ने गहरी सांस बाहर ऊंधे ली। चले फिर चलते हैं लॉन में, सर को आस्ते से दाएं बाएं जनस देते हुए कहा।
روزین نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ اطمینان میں سر ہلایا اور اس سے چند قدم آگے ہو کر کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ لان میں سب لوگ اب بس اسی کا انتظار کر رہے تھے، جن میں سے وہ خود بھی سیاہ کوٹ پینٹ میں ملبوس اس پوری تقریب کا دل بن کر دھڑک رہا تھا۔ جویریہ کی لان کی راہداری میں قدم رکھتے ہی سب کی نگاہیں ایک ساتھ اس پر اٹھی اور پھر ٹھہری تھی۔ کیمروں کے رخ اس کی طرف مڑ گئے تھے۔ لان ایک دم اندھیرے میں ڈوب گیا تھا اور سپاٹ لائٹ میں صرف وہی چمک رہی تھی۔ پراعتماد چھوٹے چھوٹے ڈھاک بھرتی وہ شال کو بڑے سلیقے سے دونوں اطراف سے باہوں کے سہارے جکڑے ہوئے تھی۔ دوران کی ہدایت کے مطابق دھیمی سے مسکراہٹ کو چہرے پر مزین کیے آگے بڑھ رہی تھی۔ دوران جو پل بھر کو اسے اپنے پسندیدہ رنگ میں دلکشی کا سما بنے دیکھ کر غیر متحرک ہوا، کسی کیمرے کی روشنی سے حواس میں آنے پر مجبور کیا۔ ویسے ہیرا اصل جوہری کے ہاتھ میں آئے تو اس کی اصل قیمت اور چمک کا اندازہ ہوتا ہے۔ عقب سے آتی مردانہ آواز میں کہے گئے جملے پر وہ پلٹنے میں مجبور ہوئی۔ برہان ہاتھ میں مشروب کا گلاس تھامے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ہائے کیسے ہیں بھابی؟ جلدی سے گلاس کو بائیں ہاتھ میں منتقل کرتے ہوئے وہ سلام کے لیے ہاتھ آگے بڑھا رہا تھا۔ جیویریہ نے بلا جواز کندھوں پر شال درست کرتے ہوئے نگاہیں چرائیں۔ برہان کے ساتھ اس دن کی ملاقات یاد آئی۔ کچھ دوری پر روبی اور ارسلان ملک بھی نک سک سے تیار ہوئے موجود تھے۔ وہ لوگ شاید اب تقریب میں شامل ہوئے تھے۔ دیکھے بھابی، غلط مت سمجھیے گا، وہ اس دن پہلی ملاقات تھی اور میں اول فول بک گیا۔ برہان کا شرمندہ سا لہجہ اور پیشانی سہلانا وہ اس دن کی نسبت یکسر مختلف لگ رہا تھا۔ جویریہ نے نگاہ اس کی طرف اٹھائی۔ وہ دوستانہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے ہوئے تھا۔ میں اپنی اس دن والی بات کے لیے معافی مانگتا ہوں۔ بڑا مدبانہ لہجہ تھا۔ اٹس اوکے، آہستہ سے کہا اور زبردست سے مسکراہٹ کو گہرا کیا۔ مبارک برو، یو آر لکی مین، شی از بیوٹی۔ بڑے جوشیلے انداز میں برہان باہیں پھیلائے اس کی طرف بڑھا، جب ایک دم سے دوران کا پینٹ کی جیب میں سے نکلا ہاتھ ان دونوں کے بیچ حائل ہوا۔ دوران کے بھیجے جبڑے اس کے غصے پر ضبط کی نشانی تھی۔ برہان نے فوراً خود کو اس صورتحال کے مطابق درست کیا اور مسکرا کر ربو کو گول کرتا ہوا پیچھے ہوا۔ دوران نے یک دم سے جویریہ کی کمر کے گرد بازو حائل کیا اور اس کے ہمراہ پلٹا۔ بڑی بے ساختہ حرکت تھی جس پر وہ اس کے مضبوط بازو میں لٹکا کر سنبھلی۔ بھابی، ایک فیملی فوٹو کے بعد ایک فوٹو دیور بھابی کی بھی ہونی چاہیے، کیا خیال ہے؟ برہان کی چہکتی آواز عقب سے سنائی دی۔ دوران نے اس کی کمر پر رکھے ہاتھ کے ذریعے ایک جھٹکے سے اپنے اور قریب کیا۔ اس سے دور رہنا سمجھی؟ کان کے قریب دانت چباتی سرگوشی تھی۔ اس سے شاید غصہ تھا یا پھر جویریہ کو ایسا محسوس ہو رہا تھا۔ کمر کے گرد اس کی گرفت عجیب طرح سے سختی کیے ہوئے تھی۔ دھیمی سی آواز حلق سے برآمد ہوئی۔ فوٹوگرافر کو تو دوران نے خود اپنی طرف بلوایا تھا، مطلب کوئی فوٹو شوٹ نہیں تھا، وہ جان بوجھ کر برہان سے الگ کر کے لایا تھا۔ یہ بات اس کی سمجھ سے بالا تر تھی، یہ گھر اس کا تھا۔ جاری رک جائے رک جائے رک جائے، آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا؟ تو پلیز لائک کر دے اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دے پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔